नमस्कार, मैं योगेश राणा। बात हरिद्वार जिले की करेंगे क्योंकि हरिद्वार जिले में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तीन ऐसी चीजें हैं जो राज्य के जो दूसरे जिले हैं उनमें वो दिखती नहीं है। पहली बात, इस जिले में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 11 सीटें आती है, बाकी जिलों में इतनी आती नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी का सबसे जो अंदरूनी झगड़ा है सबसे ज़्यादा इसी जिले में आता है, जो सीधे सीधे 22 में भी दिखा था और वो अब तक भी सीधे सीधे दिखता रहता है। और तीसरी बात, यही एक ऐसा जिला है जहां पर कई सीटें ऐसी है, तकरीबन 3 से 4 सीटें ऐसी है जहां पर त्रिकोण बनता है। बीएसपी का भी अपना एक यहां पर वोट बैंक है। बाकी राज्य में जो जिले हैं, बाकी जो सीटें हैं उन पर इस तरह का कुछ नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस सीधे आमने सामने की फाइट में रहती है। इसीलिए बात हरिद्वार जिले की करते हैं कि मौजूदा समय में जो 11 सीटें हैं, अगर 2022 के समीकरण को देखते हुए आज देखें अभी क्या चीजें चल रही है बीजेपी में भी इस जिले को लेकर और कांग्रेस में भी इस जिले को लेकर, हरिद्वार को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस में हरिद्वार ही रहता है। जातीय समीकरण के हिसाब से भी अगर देखें तो यही जिला सबसे ज्यादा टिपिकल आता है उत्तराखंड में। अगर बात केवल 11 सीटों से ही बात करें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर दिखती है कि 2022 में बात करें तो 3 ही सीटें जीत पाई थी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी इतनी कमजोर रही है या है ग्राउंड पे। अगर 2017 की बात करें तो 2017 में 8 सीटें जीती थी, फिर 2022 में 3 सीटें जीती, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। हालांकि अब वो 6 हो गई है। जो उपचुनाव हुआ मैंगलोर का, मैंगलोर के उपचुनाव में अगर कुछ और आंकड़ों की बात करें तो मैंगलोर के उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, इसके बाद भी तो 6 सीटें हो गई है। बीएसपी ने 2 सीटें जीती थी 22 के चुनाव में, लेकिन अब 1 हो गई है। और निर्दलीय की बात करें तो खानपुर सीट को लेकर सब जानते हैं, उमेश कुमार जीते थे और वो अब 27 के लिए भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो समीकरण है, अगर बीजेपी का देखें तो हार की जो सबसे बड़ी वजह है, 2022 का चुनाव का जो परिणाम आया था उसके बाद अंदरूनी सर्वे कराया गया था, समीकरण कराया गया था, दिल्ली से टीम आई थी। वह टीम उत्तराखंड में बीजेपी के लीडर्स के साथ बैठी थी। सीधे सीधे ये सामने आया था, खासकर ऊधम सिंह नगर में और हरिद्वार में, कि बीजेपी में अंदरूनी तौर पर कुछ नेताओं ने आपस में ही एक दूसरे को हराने की कोशिश की है। इसीलिए सवाल यह है कि जिस जिले में 11 सीटें आती है, क्या वो समीकरण सारे खत्म हो चुके हैं या वो समीकरण अभी भी बने हुए हैं? इस पर आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि मौजूदा स्थिति में क्या हालात है, खासकर कुछ प्रमुख सीटों को लेकर। अगर देखें अभी हरिद्वार की जो 11 सीटें हैं उनमें हरिद्वार जो शहरी सीट है बीजेपी जीती थी 2022 की अगर बात करें, मदन कौशिक जीते थे। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस जीती, रानीपुर सीट से बीजेपी के आदेश चौहान जीते, जवालापुर से कांग्रेस रवि बहादुर जीते, भगवानपुर से भी कांग्रेस जीती, पिरान क्लियर से भी कांग्रेस जीती, रुड़की से बीजेपी जीती। और ये जीत जो है वो बहुत कम मार्जिन की थी। इस अभी क्या मौजूदा समीकरण है और कितने कम मार्जिन की थी, क्या 27 में चिंता बन सकती है, इस पर भी आएंगे। खानपुर सीट जो है, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, खानपुर सीट उमेश कुमार जीते, मैंगलोर सीट बीएसपी जीती। और फिर बाद में जब सरबत करीम अंसारी का निधन हो गया, उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद कांग्रेस जीती। हरिद्वार जिले में एक और खास बात है, यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी है जो हमेशा बीजेपी जीतती रही है, कांग्रेस कभी नहीं जीती। कांग्रेस के लिए भी ऐसी सीटें हैं जो हमेशा जीतती रही, बीजेपी आज तक नहीं जीती है, खासकर उत्तराखंड गठन के बाद। बीजेपी के लिए तो 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर वो फतेह नहीं कर पाई है। फिर अगर झबरेड़ा की बात करें, कांग्रेस जीती और लक्सर बीएसपी जीती। बीएसपी के हिस्से में 2 सीटें आती है। यहाँ पर तकरीबन 4 सीटें ऐसी है जिस पर बीएसपी अपना एक वोट बैंक रखती है। अगर बात करें हरिद्वार की जो शहरी विधानसभा सीट है उसी से बात करें तो समीकरण यहीं से ही बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। मौजूदा समय में अगर देखें बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर, आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर मदन कौशिक जो हरिद्वार की जो शहरी सीट है इससे विधायक है, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से तकरीबन 2 बार मिल चुके हैं। 2 बार की तस्वीरें सामने आई है, इसके अलावा भी मिले हैं तो कहा नहीं जा सकता। और जब हरिद्वार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं, तब मदन कौशिक को अगर मौका लगता है तो वो बात रखते हैं। और बात क्या रखते हैं? बात सीधे सीधे रखते हैं वो, जो गंगा कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर। गंगा कॉरिडोर पर आने से पहले अगर देखें कि मदन कौशिक को लेकर अगर देखें तो 2002 से लेकर राज्य गठन के बाद से लेकर वो लगातार जीत रहे। और ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़े मार्जिन से जीत रहे, वो अच्छे खासे मार्जिन से इस जो विधानसभा सीट है इसको जीतते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह बीजेपी की इतनी पक्की सीट है कि इसको बीजेपी लूज ही नहीं कर सकती है, बीजेपी कभी हारी ही नहीं है। अगर देखें, कांग्रेस यहाँ से आखिरी बार 1985 में जीती थी, लेकिन कांग्रेस यहाँ से 5 बार जीती है। भाजपा जो लगातार जीती है, लेकिन अगर राज्य गठन के पहले की बात करें तो भाजपा 2 बार जीती है। सीपीआई भी जीती है, सपा भी जीती है, जनता पार्टी, जनता दल 1-1 बार जीते हैं। उत्तराखंड गठन के बाद यह ठीक है कि मदन कौशिक लगातार यहाँ से जीत रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, मदन कौशिक की वहाँ पर पकड़ भी है। लेकिन इस सीट के जो समीकरण है, गंगा कॉरिडोर इस सीट के समीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है और कैसे मदन कौशिक को चिंता बार बार हो रही है, इसको समझने के लिए इस सीट का एक जो समीकरण है, जातीय समीकरण, जो समुदाय यहाँ आते हैं, सामुदायिक जो समीकरण है उसको समझना चाहिए। एक मोटा मोटा अगर हिसाब देखें तो इस सीट पर 16% साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, तीर्थ पुरोहित ये रहते हैं, यानी कि 16% बहुत बड़ी आबादी होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते 17% के आसपास पंजाबी और सिंधी है, ये भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। 20% के आसपास अनुसूचित जाति है, ये भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन 12% के आसपास बनिए वोट बैंक है यहाँ पर। और बार बार जो मदन कौशिक सवाल उठाते हैं, जब मुख्यमंत्री से मिले थे सोशल मीडिया पर भी उन्होंने लिखा था अपनी, और खबरों में भी आया था कि जो गंगा कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर वहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है, जो दुकानें हैं, जिनकी तमाम व्यवसाय है, उनको लेकर एक चिंता है कि पता नहीं कितनी बड़ी तोड़ फोड़ होगी, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उनको अपने कारोबार को लेकर चिंता है, और इसी की चिंता मदन कौशिक भी बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं गंगा कॉरिडोर रुक रहा है, गंगा कॉरिडोर को लेकर अभी कुछ दिन पहले भी मीटिंग हुई है, और उत्तराखंड सरकार का यह मानना है जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर बनारस में एक कॉरिडोर बना है, इसी तरह का एक गंगा कॉरिडोर बने, और जितने भी धार्मिक स्थल है या फिर इस तरह की जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो सब एक साथ जोड़े जाए, खासकर पैदल पथ से जोड़े जाए। जो क्राउड मैनेजमेंट है, भीड़ जो आती है उसको कैसे मैनेज किया जा सके, ये एक बड़ा प्लान है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अगर देखें गंगा कॉरिडोर को लेकर यह है कि 2027 में जो कुंभ होना है उसके पहले इसको तैयार कर लिया जाए। हालांकि ये तैयार होगा या नहीं होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार की इस तरह की मंशा है, वो इस तरह की योजना बना रही है। अब देखें तो मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी, दक्ष मंदिर, हर की पैड़ी, भारत माता मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और अन्य जो धार्मिक स्थल है, उन सबको जो बनारस में बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना है उसकी तरह सब एक साथ एक बड़ा कैंपस जैसा बने और एक साथ सब जुड़ जाए, ताकि भीड़ को मैनेजमेंट किया जा सके, क्राउड मैनेजमेंट हो सके। लेकिन जैसा कि बार बार बात आती है कि ये जो 12% खासकर जो बनिए हैं, वो जो वोट बैंक है, उनको चिंता होती है कि हमारे जो प्रतिष्ठान है, धार्मिक प्रतिष्ठान है, जो तमाम तरह के वहाँ दुकानें हैं, उनको लेकर चिंता एक बन जाती है। हालांकि बार बार सरकार का कहना है कि इन सब का एक मैनेजमेंट किया जाएगा। कांग्रेस के पास अगर इस सीट को देखें तो बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट है, मदन कौशिक के साथ भी एक प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस यहाँ पर कोई इतना बड़ा चेहरा खड़ा नहीं कर पाई जो मदन कौशिक को टक्कर दे सके। अगर देखें सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब वो सांसद हो गए हैं, तो 2027 को लेकर एक बड़ी चिंता कांग्रेस के लिए यहाँ यह हो सकती है कि वो क्या करेंगी, किसको उतारेगी कांग्रेस। अब देखिए, अगर बीजेपी का जो जीत का अंतर है, जो कांग्रेस का जीत का अंतर है, खासकर उन सीटों पर, जिन सीटों पर बीजेपी जीती और जिन सीटों पर कांग्रेस जीती, अगर 2022 के इस अंतर को देखें तो एक मोटा मोटा समझ में आता है कि क्या स्थिति है, किस तरह 27 का समीकरण बन सकता है। हालांकि समीकरण जातीय समीकरणों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है और जो पार्टी में अंदरूनी तौर पर चल रहा है उस पर डिपेंड करता है, उस पर भी आएंगे। लेकिन अगर देखें तो बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, हरिद्वार, रानीपुर और रुड़की,
जो हरिद्वार रानीपुर है उनका जीत का अंतर एक बड़ा अंतर रहा था। हरिद्वार 15,000 से ज़्यादा वोट से मदन कौशिक जीते थे और इसी तरह रानीपुर भी एक बड़े अंतर से बीजेपी ने जीती थी। लेकिन रुड़की को जैसे मैंने कहा, वो उसकी जीत बहुत बड़ी जीत नहीं थी। रुड़की जैसी अगर कोई पर्वतीय सीट है तो समझ में आता है, लेकिन रुड़की जैसी अगर विधानसभा सीट है उस पर केवल 2,277 वोट से जीत हो रही है, तो ये बहुत बड़ी जीत नहीं कहा जा सकता। और इसके विपरीत केवल 3 सीटें बीजेपी जीती थी और इसके विपरीत अगर कांग्रेस की बात करें 5 सीटें जीती थी, अब 6 सीटें हैं कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस की हर सीट एक बड़े अंतर से जीती थी। अगर देखें तो केवल मंगलौर जो सीट थी जो बीएसपी जीती थी वो 598 वोट से केवल वो जीती थी, ये कांग्रेस के पास बाद में आ गई। हालांकि कांग्रेस इस सीट पर बहुत बड़े अंतर से नहीं जीत पाई, कुल 529 के आसपास जो वोट है उसी से जीत पाई है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी अगर इन सीटों को छोड़ दे तो कांग्रेस की जो जीत है वो 4,500 मिनिमम आती है बड़े अंतर से। कांग्रेस हरिद्वार में जो 5 सीटों पर जीती थी और फिर बाद में 6 सीटों पर आ गई। हरिद्वार हमेशा बीजेपी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सीट उत्तराखंड गठन के बाद बीजेपी की सीट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जीतती रही है। राज्य गठन के पहले जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उत्तराखंड, तो उस समय कांग्रेस भी जीतती रही है और बहुत बार जीती है। पिरान क्लियर एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस जीतती रही है हमेशा, बीजेपी जीती नहीं है राज्य गठन के बाद। और मंगलौर ऐसी सीट है जो बीजेपी कभी नहीं जीती है, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस बीएसपी यहाँ पर जीतते रहे हैं, बीजेपी नहीं जीती है। तो मोटा मोटा समीकरण देखें तो अगर 11 सीट है, 11 सीट में से 2 सीटें तो ये बाहरी कर दे, तो लड़ाई जो बनती है वो 9 सीटों पर यहाँ लड़ाई बनती है। और अगर आप आगे देखेंगे, इसके अलावा अगर सीट वाइज हिसाब देखें तो अगर आप हरिद्वार सीट की बात करें तो वोट बहुत अच्छे वोट बैंक से लगातार 22 में, 7 में, 12 में, 17 में, इसके अलावा 22 में, 2 में, सब में बहुत बड़े अंतर से जीती है। तो लगातार बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीती है। अब अगर खानपुर की बात करें तो खानपुर ऐसा नहीं है कि केवल और केवल बीजेपी या फिर कांग्रेस ही जीतती रही है। इसको जैसे उमेश कुमार ने जीता, कुंवर परिणय चैंपियन ने जीता, बीजेपी की तरफ से भी जीता, कांग्रेस की तरफ से भी जीता। इसी तरह अगर आप रुड़की की बात करें तो रुड़की बीजेपी भी जीतती रही है, कांग्रेस भी जीतती रही है 2012 में। फिर अगर देखें 2002 में भी कांग्रेस ने जीती थी। पिरान क्लियर की बात करें तो ये भी कांग्रेस जीतती रही है, इसको हमेशा कांग्रेस जीतती रही है। बीजेपी के लिए ये सीट जीतनी मुश्किल है। यहाँ का सामाजिक जो समीकरण है वो भी बीजेपी को फेवर नहीं करता है, इसीलिए इस सीट को बीजेपी कैसे प्लान करेगी 27 के लिए वो देखने वाली बात होगी। और भगवानपुर की अगर बात करें तो कांग्रेस, बसपा, बीजेपी एक बार इस सीट को जीती है 2002 में, तो भगवानपुर भी बीजेपी के लिए बड़ी टफ रहती है। और झबरेड़ा की बात करें तो झबरेड़ा भी बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस जीतती रही है। लेकिन जो 2 सीटें जो सबसे ज़्यादा चिंता में रहती है उन पर बीजेपी यहाँ जीत नहीं पाती है। रानीपुर की बात करें तो ये लगातार पिछले 3 बार से बीजेपी जीतती ही आ रही है। आदेश चौहान यहाँ लगातार जीत रहे हैं। और जवालापुर की बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी यहाँ जीतती रही है। बीजेपी लगातार जीती है, यहाँ 17 में भी जीती है और 12 में भी जीती है। लेकिन इसके बाद फिर पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ नुकसान हुआ, बीजेपी ने ये सीट लूज की। मंगलौर की बात करें तो मंगलौर भी अगर 12 से देखे, 12, 17, 22 देखे, बाई इलेक्शन फिर हुआ तो ये बीजेपी की पकड़ से बाहर सीट है। इसी तरह हरिद्वार ग्रामीण की बात करें, कांग्रेस बीजेपी जीतती रही है। यतीश्वरानंद इस बार कैसे लड़ते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। हालांकि अनुपम रावत ऐसा नहीं है बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी, लेकिन फिर भी 27 में किस तरह का समीकरण बनेगा और यतीश्वरानंद को लेकर जो बीजेपी के अंदरूनी समीकरण है वो किस तरह बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर लक्सर की बात करें, लक्सर भी बीएसपी, भाजपा, कांग्रेस जीतती रही है। प्रणव चैंपियन यहाँ से भी जीतते रहे। संजय गुप्ता को लेकर एक बड़ी चीज़ है, संजय गुप्ता को लेकर कि जब अगर 2022 की बात करें तो संजय गुप्ता ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, अंदरूनी जो घमासान मचा था उसको लेकर। तो कुछ सीटें अगर देखें हरिद्वार में, कुछ सीटें ऐसी है, तकरीबन 4 सीटें जो सीधे सीधे
बीजेपी के अंदरूनी समीकरण पर तय होती है। वो बीजेपी का अंदरूनी समीकरण कैसा रहता है, और ये जो 4 सीटें हैं, ये हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर और लक्सर, ये 4 सीटें ऐसी है जिनकी हार और जीत जातीय समीकरण, कैंडिडेट कैसा है, इसके साथ साथ बीजेपी का जो अंदरूनी समीकरण है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आते हैं बीजेपी के अंदरूनी समीकरण पर। महेंद्र भट्ट के लिए हरिद्वार जिले को साधना इतना आसान नहीं है जितना आसान कहने से हो जाता है कि हरिद्वार को तो जीत लेंगे, धार्मिक नगरी है, पूरा जिले को जीत लेंगे। क्योंकि मौजूदा समय में अगर देखें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक और निशंक भी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और निशंक के बीच में कुछ समीकरण हमेशा कुछ लाइनें खींचती रही है राजनीतिक तौर पर। अगर थोड़े से पहले की उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति देखेंगे, लेकिन अब उस तरह के समीकरण नहीं दिखते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले दिनों निशंक से मिलने भी गए थे, तो ये एक जो पूरा समीकरण है ये किस तरह सधेगा घर में मिल बैठकर, यह समझने वाली बात है, यह देखने वाली बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है हरिद्वार को लेकर। और हरिद्वार क्योंकि 11 सीटें आती है, और अंदरूनी तौर पर अगर देखेंगे मदन कौशिक कभी बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया से बात करते नहीं हैं, और निशंक भी कभी उस तरह से कोई बयान देते नहीं है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार सवाल उठाते रहते हैं, हरिद्वार में खनन को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, और बीच बीच में कुछ इस तरह की गतिविधियां भी आती रहती है जो यह दर्शाती हैं कि वो कहीं ना कहीं असहज है मौजूदा समय में जो उत्तराखंड में बीजेपी की व्यवस्था है। तो यह असहजता जो है ये दूर होगी कि नहीं होगी, यह बहुत कुछ मैटर करता है। क्योंकि 2022 के चुनाव के बाद मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी ने जो अंदरूनी तौर पर समीक्षा की थी, लोगों को बैठाया था, नेताओं को बैठाया था, उस समय बहुत साफ साफ आया था कि अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को हराने का काम आपस में किया गया था। 27 में हरिद्वार महेंद्र भट्ट कैसे मैनेज करेंगे, यह एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राम।